तो चैप्टर 12 जो है आपका इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन, दो बातें करता है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन, द पुलिस द देयर पावर्स द इन्वेस्टिगेट, तो पुलिस को इल्तला और अन्वेषण की शक्ति। मैंने साफ साफ बताया था कि बेसिकली ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है टू इन्फॉर्म पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस अधिकारी को सूचना देना। दूसरा है कि पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करना, और तीसरा है पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है। सूचना दो प्रकार के अपराध की होती है, संज्ञेय और असंज्ञेय। तो संज्ञेय अपराध की सूचना जब आप किसी पुलिस ऑफिसर को दोगे, क्या करेगा, पढ़ेंगे 154 एफआईआर में बातचीत करता है। और जब असंज्ञेय अपराध की सूचना देता है तो क्या होगा, 155 में ये बातचीत करता है। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत करते हैं। तो आपका ये अधिकांश प्रोविजन इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत करता है। तो इसको इन व्यू ऑफ स्टडी, अध्ययन के दृष्टि से मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जनरल प्रोविजन, सामान्य प्रावधान। तो सामान्य प्रावधान कौन कौन से हैं, 156, 157, 158, 159, 165, 168 और 172। ये जितने भी प्रोविजन है ये जर्नल प्रोविजन है। कह सकते हो कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एनी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, इन प्रोविजन में बताया गया है। देन इसके बाद स्पेशल प्रोविजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन 164, 164A, 167 तीन प्रोविजन है। देन उसके बाद प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, साक्षियों के संबंध में। तो 160, 161, 62, 63 और 171, ये चार पांच धाराएं इधर हैं। और लास्ट में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान जांच संबंधी प्रोविजन कौन से थे, तो ये तीन धाराएं हैं, 174, 175, 176। बाद में पुलिस अधिकारी द्वारा तीन प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाती है। एक है क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा रिपोर्ट, कोर्ट पेशी रिपोर्ट, कोर्ट अपीयरेंस रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट। तो ये चार्ट मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को डिस्कशन कर लिया था आप लोगों से। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात को बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, प्रथम सूचना रिपोर्ट को सीआरपीसी में कहीं डिफाइन किया गया है? तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, तो सीआरपीसी में इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन यदि इनडायरेक्टली यदि आप इसकी परिभाषा ढूंढने जाओगे तो इसकी इनडायरेक्ट परिभाषा मिलेगी आपका सेक्शन 154 के हेडिंग में। जो देखो साफ साफ 154 का हेडिंग कहता है कि संज्ञेय मामलों में इल्तला। क्या कहता है देखो 154 का हेडिंग, संज्ञेय मामलों में इल्तला, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। तो यही आपकी परिभाषा है, संज्ञेय मामलों में इत्तिला, यही इसकी परिभाषा भी आप बोल सकते हो। अब कॉग्निजेबल केस क्या है, संज्ञेय मामला क्या है, ये हमने कहां पढ़ा है डेफिनेशन क्लॉज में, टू सी में, टू सी में कॉग्निजेबल केस के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा था 2C में कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन हमने? सबसे पहला तो वहां पे ये, सबसे पहली चीज तो वहां पे ये कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल या टाइम इन फोर्स लॉ में किसी भी अपराध को संज्ञेय परिभाषित किया गया है। दूसरा, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी रखता है इन कॉग्निजेबल केस, तो 2C में बताया है। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा एक्चुअल में नहीं कहता, वो कहता है कहां बताया गया है और ऐसा होगा तो क्या, लेकिन क्या होगा। तो एक मैंने आपको समझाया था कि गंभीर कोई भी अपराध जो सीरियस काइंड्स ऑफ ऑफेंस, गंभीर अपराध होंगे या ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध होंगे, वो संज्ञेय अपराध होंगे। कई किताबों में ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया है कि 3 साल के ऊपर के अपराध संज्ञेय अपराध, उससे कम के अपराध। देखो सामान्य नियम बना सकते हो कि जनरली गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन ये नियम नहीं, ऐसा मत बता देना कि 3 साल के ऊपर के अपराध, क्योंकि मैंने बार बार बच्चों को बताया है कि दंगा एफरे आईपीसी 159 उसका सजा है 160 में मात्र 1 मंथ और जुर्माना है 100 रुपीज। लेकिन वह भी कैसा अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। समझ में आ गया? यानी कि कह सकते हो कि
इससे सजा से कोई मतलब नहीं है, केवल आप ग्राउंड्स प्रकृति ध्यान रखना, तो गंभीर प्रकृति का होगा और अगेंस्ट द पब्लिक पीस होगा, ठीक है, संज्ञेय अपराध। तो डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो फिर सेक्शन 154 में बताई क्या गई है, 154 में प्रक्रिया बताई गई है एफआईआर लिखने की। तो देखो यहां पर क्या कहता है, संज्ञेय अपराध किए जाने समेत प्रत्येक इल्तला, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द, आप देखो यहां पर 154, तो 154 में सबसे पहली चीज, अब यहां पर इसके एक एक पॉइंट्स को समझते हैं ना। तो 154 में आपका पहला क्या कहता है, टू इन्फॉर्म, इल्तला देना। अब कौन इल्तला देगा, तो यहां पे ध्यान रखना, लिख देना एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसको ये जानकारी है कि कहीं पर भी संज्ञेय अपराध हुआ है, कोई भी व्यक्ति जिसको जानकारी है कहीं पर भी कोई ऐसा अपराध हुआ है जो संज्ञेय अपराध की प्रकृति में आता है, वो यहां पर एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए जा सकता है, कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो पीड़ित होगा या उसका कोई मतलब उसका कोई दोस्त यार होगा, रिलेटिव होगा, इनफैक्ट कि आप राह चलते हुए व्यक्ति हो, यदि आपके सामने कोई अपराध हुआ है आप भी जा करके एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। मतलब एफआईआर मतलब क्या है, मतलब पुलिस वालों को संज्ञेय अपराध की सूचना देना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही यानी कि 1965 में ही ये कह दिया था कि यदि अभियुक्त भी है ना, जैसे कि एक बिहार राज्य का केस वहां पर पढ़ते हैं कि अघनु नगेशिया, ठीक है ना, अघनु नगेशिया वर्सेस बिहार राज्य, इस केस में यह कहा गया था, अग्नु नगेशिया वर्सेस बिहार राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट के किस केस में कहा गया था कि एक अभियुक्त व्यक्ति भी यदि थाने में जाकर के ये बोलता है कि साहब मैंने ये अपराध कर दिया है और मैं ये मुंडी काट के साहब ये ले आया, रोज पत्नी से चिक चिक होती थी साहब आज मैं उसकी मुंडी काट के ले आया, है ना, ऐसे केसेस हैं, पर ये यही केस मुझे नहीं पता, पर ऐसे केस हैं। तो यहां पर वो लेके आया, मुंडी पकड़ा दी, तो अब यहाँ पे संज्ञेय अपराध हुआ है, तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के पहले, क्योंकि ध्यान रखना एफआईआर लिखना इन्वेस्टिगेशन की सबसे शुरुआती, इससे मतलब कोई भी पुलिस वाले किसी संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन करने तभी जाएंगे जब उनको जानकारी मिल गई है, तो एफआईआर लिखेंगे उसके बाद। अभी कुछ केसेस में और बातचीत कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एनी पर्सन यानी कोई एक्यूज भी एफआईआर के बारे में नहीं, कोई भी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना दे सकता है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखें। किसको देंगे, अब यहाँ पे कहता है पहले तो यहाँ पे एक चीज कि कोई व्यक्ति दे सकता है, अब किसको देगा, तो यहाँ पर देगा थाना प्रभारी को। किसको देगा, थाना प्रभारी, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कहां पढ़ा अपन ने, 2O में थाना प्रभारी डिफाइन किया गया है। तो जनरली हमने पढ़ा है कांस्टेबल या उसके तो हेड कांस्टेबल से लेकर के 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार कहलाएंगे थाना प्रभारी। मेरा हो सकता है आज या कल एक वीडियो आएगा यूट्यूब में, सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज को लेकर के मैंने बनाया है, थोड़ा कुछ प्रयोग किया है, अच्छा लगे तो कृपया करके उसको सर्कुलेट कीजिएगा, दोस्तों यारों बांटिएगा और सबको धमकी दीजिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो 2-4 एफआईआर तुम्हारे ऊपर भी लॉन्च हो जाएगी। समझ में आया? नहीं, लोग प्यार की भाषा नहीं समझते आजकल, और तुम लोग को भी ये मेरी तरफ से घोर रूप से धमकी है, प्योर रूप से, कि जल्दी से जाना और वहां पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और जो नहीं करेगा उसको कमेंट्स मैं करूंगा क्लास में, और मेरे कमेंट्स उसको भारी पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, है ना। और अच्छे अच्छे करना, मतलब वहां गालियां बकने लगोगी, सर ऐसी ऐसी बात कर रहे थे क्लास में, ऐसा मत करना भैया, है हाँ, है ना। चलिए, तो प्रयास कर रहा हूँ एक अच्छा, एक आज मैंने प्लान किया है, देखो बन जाएगा तो वीडियो में उसमें डाल दूंगा। चलिए, तो थाना प्रभारी 2O में बताया गया, तो थाना प्रभारी को सूचना देगा कि साहब ऐसा ऐसा है। अब देखो एफआईआर सूचना जो इन्फॉर्मर है, सूचना करता है, वो कैसी सूचना देगा, वो लिखित मौखिक कैसी भी दे सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि तू लिख के ला तो ही हम तेरी एक अर्जी सुनेंगे, आप लिखित मौखिक कैसे भी दे दीजिए, ठीक है ना। तो थाने में आप जैसे ही सूचना दोगे तो फिर थाना प्रभारी क्या करेगा कि उसको जो एक प्रारूप में, ठीक है ना, एफआईआर जो होता है वो एक विहित
प्रारूप एक प्रिसाइड फॉर्म में जो है तो उसको दर्ज की जाएगी, ठीक है ना, दर्ज किया जाना। तो थाना प्रभारी क्या करेगा, उसको विहित प्रारूप में दर्ज करेगा। थाना प्रभारी यहाँ पर 3 काम करेगा। पहला कि एक विहित प्रारूप में दर्ज करेगा प्रॉपर। आप कभी नेट में सर्च करोगे एफआईआर तो उसमें भी एक पकादे, उसमें सब लिखा रहता है कि संज्ञेय अपराध तो धाराएं कौन सी हैं, बक्सा फिर पीछे पूरा जानकारी वगैरह, तो बहुत प्रॉपर उसका जो है तो किस एरिया में अपराध हुआ है, पूरा प्रॉपर एक एफआईआर का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। किसी के पास हो कोई प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति तो ग्रुप में डाल देना, तो दूसरे बच्चे भी देख लेंगे कैसा होता है एफआईआर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, विहित प्रारूप में होगा। विहित प्रारूप में उसको दर्ज करेगा, साथ में जो सूचना करता है तो सूचनाकर्ता का साइन, सूचनाकर्ता का जो हस्ताक्षर बोलेगा साइन कर भैया, सूचनाकर्ता वहां पर साइन करेगा। अब देखो यहाँ पर सूचनाकर्ता के साइन की आवश्यकता क्यों होती है। जनरली एफआईआर आगे बता दूंगा, मौलिक साक्ष्य नहीं होता है। मौलिक साक्ष्य का मतलब कि ये कोई जनरली जो शपथ पर ऑन एफिडेविट या ऑथ पर साक्ष्य दी जाती है तो वो मौलिक साक्ष्य मानी जाती है, पर कोई शपथ पर नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप एक जानकारी दे रहे हो, कई बार जब नामजद एफआईआर यानी किसी का नाम बता के दे रहे हो, यानी आप एलिगेशन दे रहे हो, तो यहाँ पर चूंकि इन्फॉर्मर का साइन यहाँ पे जरूरी है, और इन्फॉर्मर कहता है कि हम देंगे एफआईआर न देंगे साइन, अंगूठा कुछ भी, तो ठीक है बेटा, तुम्हारे खिलाफ आईपीसी की धारा 180 का हम चार्ज लगा सकते हैं। ये तुम हस्ताक्षर करने से क्या करते हो, आनाकानी करते हो, ये पुलिस वाला उसके ऊपर आईपीसी की 180 का चार्ज लगा सकता है। इसके बाद एफआईआर जो है थाना इसके बाद थाना प्रभारी क्या करेगा कि उसी जो स्टेशन रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको, तो देखो वहां पे आगे लिखा हुआ है, साथ में राज्य सरकार द्वारा अन्य विहित पुस्तकों में, तो अन्य स्टेशन रजिस्टर और बुक्स, वहां पे बुक्स शब्द यूज किया गया है, स्टेशन बुक्स, ठीक है ना, स्टेशन पुलिस बुक्स, डायरी, ठीक है ना, तो स्टेशन रजिस्टर में भी उसके संबंध में जानकारी दर्ज की जाएगी। हाँ जी बोलिए भाई। पुलिस डायरी सर 173। नहीं, पुलिस डायरी नहीं, देखो पुलिस डायरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टेशन रजिस्टर बोल रहा हूँ, स्टेशन रजिस्टर। अब देखो इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले, आप थाने में कोई भी एफआईआर कोई भी जानकारी देते हो ना, तो कई चीजें होती है। एक होता है रोजनामचा, तो रोजनामचा में हर जानकारी, तो सबसे पहले तो रोजनामचा, तो जनरली यहाँ पर स्टेशन रजिस्टर का मतलब होता है रोजनामचा, तो स्टेशन रजिस्टर में दर्ज किया ही जाता है, रोजनामचा में दर्ज किया ही जाता है। तो ये स्टेशन रजिस्टर क्या होता है, रोजनामचा होता है। फिर उसके बाद यदि उनको पता चलता है कि अच्छा ये कह सकते हो कि संज्ञेय अपराध है, तो एफआईआर दर्ज करते हैं, और पता चलता है संज्ञेय अपराध है तो गुमास्ता उमास्ता बना करके, क्या बोलते हैं संज्ञेय अपराध में गुमास्ता उमास्ता, यानी वो आवेदन लगाना करके बोल देते हैं मजिस्ट्रेट के पास आवेदन लगा भैया, हमारे पास इसमें हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, असंज्ञेय, अभी पढ़ेंगे सब चीजें पढ़ेंगे। तो एक स्टेशन रजिस्टर में इसकी दर्ज होता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी। तो ये आपका 154 में एक पॉइंट कहता है। अब यहाँ पर अगली चीज कि भैया वहां पर एफआईआर लिखने, खास कर अब अगला जो है परंतु के 2013 का अमेंडमेंट है, तो अगला चीज यहाँ पर कि एफआईआर दर्ज कराने, अपराध यहाँ पर कह सकते हो रेप संबंधी कोई अपराध है, रेप से रिलेटेड कोई भी अपराध की जानकारी यहाँ पर कोई व्यक्ति देने आया है, और मान लो वो व्यक्ति महिला है या तो विक्टिम है या कोई भी व्यक्ति हो, विटनेस हो, कोई भी हो, तो यदि रेप संबंधी कोई मामला है और महिला यदि सूचना करता है तो फिर यहाँ पर एफआईआर कौन यहाँ पर लिखेगा, कोई भी महिला पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, एफआईआर कोई महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा। और जरूरी नहीं है कि वो महिला पुलिस ऑफिसर कोई बड़ी अधिकारी हो, कोई भी महिला पुलिस अधिकारी जो उस थाने में कोई भी महिला पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा यहाँ पर एफआईआर लिखा जाएगा, ये चीज कहता है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, काम की बात। अब इसके बाद अगली चीज देखो कि मान लो एफआईआर देने वाला, जो यहाँ पे ऐसा, जैसे यहाँ पर जो इन्फॉर्मर के बारे में, इन्फॉर्मर के साथ ही चाहो तो इसको लिख लेना, जो इन्फॉर्मर है, ठीक है ना, इन्फॉर्मर जो सूचना करता है, हिंदी वाले लिख देना सूचना करता, जो इन्फॉर्मर है सूचना करता। तो मैंने आपको इन्फॉर्मर बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी पर्सन, तो मैंने बता दिया। अब लेकिन मान लो कि इन्फॉर्मर जो है वो शारीरिक या
मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ठीक है ना, हैंडीकैप है, मेंटली या फिजिकली इन्फॉर्मर कैसा है, शारीरिक या मानसिक रूप से हैंडीकैप है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जब वो एफआईआर देने आएगा तो उसकी ऑडियो वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। पहली बात, इन्फॉर्मर की ऑडियो वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, पहली बात यहां पर ध्यान रखना। दूसरी बात कि यहां पर चूंकि इन्फॉर्मर यहां पर शारीरिक रूप से असमर्थ है, तो पहली बात ऑडियो वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, वो उतना काम करेंगे। लेकिन दूसरा, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ऑडियो ऑडियो, ठीक है ना, वीडियो, ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि तुरंत मजिस्ट्रेट को, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा ताकि 164 का कथन रिकॉर्ड कर सके। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बुलाएगा ताकि वो 164, अब वहां पर देखोगे तो 164 क्लॉज 5A का कथन दर्ज कर सके, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, 164 क्लॉज 5A का कथन दर्ज कर सके। क्योंकि चूंकि वो हैंडीकैप व्यक्ति है तो 164 क्लॉज 5 का कथन यहाँ पे दर्ज जो किया जाएगा, इस कथन को, कथन, ठीक है ना, कथन दर्ज करेगा 164 क्लास 5A के तहत। यह कथन जो है तो आपकी एविडेंस एक्ट की सेक्शन 137 के तहत क्या मानी जाएगी, एग्जामिनेशन इन चीफ मानी जाएगी, मुख्य परीक्षा मानी जाएगी। यानी कि बार बार अब उसको मुख्य परीक्षा के लिए भी न्यायालय में परेशान नहीं किया जाएगा क्योंकि शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है। आज के एडीजे के पेपर में यह प्रश्न आया था कि 164 के तहत यदि किसी भी शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति की परीक्षा कराई जाती है तो क्या उसको माना जाता है। तो देखो आप ये यहाँ पे नहीं कहता, 164 में ही कहता है, 164 में देखोगे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, एविडेंस सेट की धारा 137 के तहत उसको क्या माना जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन मेरी बात समझो, आप ऐसे इकट्ठा लिख लोगे ना आपको ज्यादा याद रहेगा। तो आप ऐसे लिख लो कि सूचनाकर्ता, आप सूचनाकर्ता कोई व्यक्ति हो सकता है भाई साहब, और शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ है, इनकेपेबल पर्सन है, तो ऑडियो वीडियो फिल्म तैयार करना, ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो फौरन बुलाएगा, आजा भैया 164 का कथन आप रिकॉर्ड करो, और यहाँ पर ये जो कथन रिकॉर्ड करेंगे इस कथन को क्या माने जाएंगे, एविडेंस सेट की सेक्शन 137 के तहत मुख्य परीक्षा मानी जाएगी। तो इसको आप ये सूचनाकर्ता है ना, सूचनाकर्ता के साथ ही यहाँ पे लिख लेना। तो सूचनाकर्ता ये चीजें, थाना प्रभारी के साथ इतनी बातें है ना, ये तरीका होता है चार्ट वाइज करके, ठीक है, फ्लो चार्ट बना करके, तो ऐसा एक ऐसा बना लो, लिख लो, इतना टेंशन वाली बातचीत नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद मान लीजिए कि आप थाने, अब यहाँ पे अगली चीज जो कहता है, लास्ट चीज, थाना प्रभारी एफआईआर, ये यहाँ पर कह सकते हो कि एफआईआर की प्रति निःशुल्क देना। तो थाना प्रभारी जो है, तो जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाओगे, तो एफआईआर दर्ज करवाने यदि आप किसी थाने में गए तो जो इंचार्ज आप पुलिस स्टेशन है, थाना प्रभारी है, उसकी कितनी ड्यूटीज है तो यहाँ बताएगी। पहले विहित प्रारूप में एफआईआर दर्ज करेगा, सूचनाकर्ता के साइन लेगा, कोई स्टेशन, ये चाहे तो स्टेशन रजिस्टर पहले ही बता सकते, पर बैलेट में लास्ट में लिखा था, मैंने बाद में बता दिया। तो रोजनामचा में लिखेगा, रेप संबंधी एफआईआर तो महिला पुलिस ऑफिसर से करवाएगा, और ये चूंकि इसके साथ ही है, ये इसी के तहत ड्यूटी है, पर मैंने इसको इधर बता दिया। और साथ में एफआईआर के प्रति फ्री ऑफ चार्ज किसको देगा, उस व्यक्ति को, इन्फॉर्मर को देगा जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने आया है। इसके पहले मुफ्त में कॉपी कहां मिल रही थी, किस धारा में, बहुत बढ़िया, 128 में। किस बात के लिए 128 में मुफ्त में कॉपी तुमको मिल रही है, मेंटेनेंस के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एडीपीओ का एग्जाम भी संडे को ही है, उस दिन क्या करोगे, उस दिन भी छोड़ो यार, संडे को है, संडे को सोने का दिन होता है। आज एग्जाम ले ली पीएससी, एग्जाम कैंसिल, हाँ है ना, चलिए। और अभी स्पेशल किसी का फोन आ जाए कि आज मिलने की इच्छा हो रही थी, मौसम अच्छा है, दुनिया एक तरफ हो जाए भैया, आज तो चलना ही है। तो थाना प्रभारी ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, न लिखेंगे एफआईआर, क्या करोगे। तो थाना प्रभारी ने यानी कि मना कर दिया, थाना
प्रभारी FIR नहीं लिखता तो क्या करेंगे, फिर आपका बताया है 154 क्लॉज 3, फिर SP के पास, ठीक है ना, SP के पास लिखित, ध्यान रखना SP के पास हम मौखिक नहीं लिखित और डाक द्वारा, तो SP के पास जो है तो आप लिखित और इन रिटर्न और बाई पोस्ट डाक द्वारा आप FIR मतलब वही जो आप सूचना देना चाह रहे हो उसकी प्रति यहाँ पर भेजोगे। ये चीज आपका यहाँ पे कहता है सेक्शन 154 का क्लॉज 3। तो ये मैंने आप लोग को FIR के बारे में एक बेसिक से बातें बता दी। अब थोड़ा सा FIR का एविडेंशियल वैल्यू, जनरली ये सिविल वालों के लिए प्रश्न रहता है, लेकिन कभी ADPO वालों से पूछ ले क्योंकि लीडिंग केस वगैरह से, तो FIR की एविडेंशियल वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना FIR का साक्षिक मूल्य, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR। तो किस किस धारा के तहत FIR के एविडेंशियल वैल्यू, तो पहला है सेक्शन 6 धारा 6, धारा 6 केस का नाम श्याम नंदन सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1965 है ना, इसका साइटेशन मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना 1965 है कि 68 है, पर केस सही है, श्याम नंदन सिंह वर्सेस बिहार राज्य। इस केस में कह दिया था, हाँ एविडेंस एक्ट का धारा 6 सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट। मैं अभी एविडेंशियल वैल्यू बता रहा हूं, तो ये जितनी भी धाराएं बताऊंगा यहाँ पे सभी एविडेंस की धाराएं बताऊंगा। तो धारा 6 के तहत ये द पार्ट ऑफ रेस जेस्टे, ठीक है ना, तो रेस जेस्टे का पार्ट माना जाएगा FIR। तो इसे बोल दिया गया था कि तुरंत यानी किसी घटना के तुरंत बाद यदि FIR लिखाई जाती है तो धारा 6 में वो रेलेवेंट हो सकती है। ये श्याम नंदन सिंह बिहार राज्य के केस में कहा था। इसके बाद आते हैं सेक्शन 8 और सेक्शन 21 को, दोनों को इकट्ठा, सॉरी 8 और सेक्शन 27 इकट्ठा करके ही लिख लो, क्योंकि यहाँ पे कई केस है, लेकिन में एक बहुत फेमस केस है इसमें, निसार अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। तो निसार अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ये बोला गया था जो पश्चादवर्ती आचरण कंडक्ट के तौर पर, ठीक है ना, पूर्व या पश्चादवर्ती सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तौर पर इसको धारा 8 में रेलेवेंट बताया गया है। और चूंकि वो व्यक्ति अब वहां पर FIR दर्ज करवाई और वहां पे जो भी जानकारी उसने दी है, बाद में मान लो कि वही व्यक्ति जो FIR दर्ज करवाने वाला व्यक्ति था अभियुक्त के तौर पर बाद में उसको मान लिया जाता है, तो FIR में बताई गई जो सूचना है वो धारा 27 के तहत फैक्ट के तौर पर रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है ना, धारा 27 में रेलेवेंट हो जाएगा। ये इसमें बोला गया था निसार अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके बाद आते हैं सीधे सेक्शन 74 के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाती है FIR, धारा 74 के तहत FIR लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी कहलाती है, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बातचीत करते हैं 145। तो 145 और 157 ये ज्यादातर पढ़ाया जाता है, ये दोनों, तो 145 खंडन और ये संपोषण, ठीक है ना, खंडन यानी इंग्लिश वाले कंट्राडिक्ट और कोरोबेशन, ठीक है ना, कंट्राडिक्ट और कोरोबेशन। तो ये किस कहां पर, तो ये इसमें कई केस है, लेकिन मैं एक नया केस बताता हूं, भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें बोला गया था कि 145 के तहत, जैसे देखो खंडन के लिए कैसे यूज की जाती है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति FIR दर्ज करवाने गया है ना, और FIR दर्ज करवाने व्यक्ति जब गया तो उसने क्या कहा कि भाई मैं जब जा रहा था तो सोहन मोहन उसके दोस्त ने मिलकर मुझे मारा। फिर जब न्यायालय के सामने वही व्यक्ति एज ए विटनेस आया तो क्या कहता है, साहब पता नहीं अंधेरा बहुत था मुझे कोई दिखा नहीं। तो अब जो आप बाद में स्टेटमेंट दे रहे हो वो गलत है, झूठा है। तो इससे पहला स्टेटमेंट यानी FIR का पूर्ववर्ती स्टेटमेंट है, पहले लिखा हुआ स्टेटमेंट है, तो फिर उससे आप खंडन कर सकते हो, कंट्राडिक्ट कर सकते हो, रिब्यूट कर सकते हो उस स्टेटमेंट को जो कोर्ट में आप दे रहे हो। पहले तो तुमने नामजद FIR दर्ज करवाई और अब कह रहे हो कि साहब अंधेरा था दिखा ही नहीं, और मान लो कि वापस वो कोर्ट में भी वही कह रहा है कि साहब वो उस दिन सोहन मोहन उसके दोस्तों ने मिलकर मारा,
तो पहले भी वही कह रहा, अभी भी यही कह रहा है। तो 157 में कैसा, एज ए कोरोबेटिव एविडेंस, संपोषक साक्ष्य में एफआईआर। कोरोबोरेशन मतलब क्या होता है, पोषण यानी सपोर्टिव एविडेंस। कोरोबेटिव एविडेंस को अल्टरनेट लिखो सपोर्टिव एविडेंस, तो और चीज क्लियर हो जाएगा। सपोर्टिव सहायक साक्ष्य, संपोषक साक्ष्य, सहायक साक्ष्य, यानी उसको और मजबूत कर दिया। यानी एफआईआर में उसने वही बोला और न्यायालय के सामने भी वही बोल रहा है, यानी कि इसकी बात पर गौर किया जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है एफआईआर के लिए इन दो धाराओं के तहत, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में जो दूसरी बात बोली गई थी 2002 के केस में सुप्रीम कोर्ट के, तो पहली बात तो ये बोला गया था इस धाराओं के तहत, और दूसरी बात की ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर। तो इसमें ध्यान रखना कि एफआईआर का उद्देश्य भी बोला गया था, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर बोला गया था दंड विधि को गतिशील बनाना, टू मोबिलिटी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मोबिलिटी शब्द एक यूज होता है, गतिशील बनाना, ठीक है ना, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो दंड विधि को गतिशील बनाना, दंड विधि को गतिशील बनाना, ठीक है ना, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बाकी सब चीजें। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा एफआईआर के बारे में। अब एक चीज और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक दो चीज, एफआईआर मान लो डिले, डिले इन एफआईआर, है ना, एक दो चीज और है। एफआईआर पूरा बता देता हूं। एक तो टाइप्स पहले देख लेते हैं, टाइप ऑफ एफआईआर। तो ये ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा जीरो एफआईआर पूछता है, पर कई बार होता है ना क्रॉस एफआईआर, बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे मान लो कि मारपीट होती दो व्यक्तियों के बीच में, तो वैसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर यदि मान लो कि बीच चौराहे में विशाल मिल गया तो मैं मार रहा हूँ, तो विशाल जो है तो प्रणाम गुरुजी कहेंगे, विशाल भी जो तो रिप्लाई तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो फिर यहाँ पर मैं जाऊंगा कि साहब इन्होंने मुझे पीटा, और ये जाएंगे मुझे पीटा, क्रॉस एफआईआर, एक दूसरे के विरुद्ध लिखाई गई एफआईआर, क्रॉस एफआईआर। कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, आदतन अपराधी होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसको बनाए हैं, चलो आज अभी नया दिन है तो गणेश भैया ने जो है तो बढ़िया एक चिटफंड निकाला और पूरी क्लास को लूट लिया, तो अब सब इनके खिलाफ जो है तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो एक व्यक्ति के खिलाफ जब बहुत सारी एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है ना, तो मल्टीपल एफआईआर, ठीक है ना, बहुआयामी, बहुत ज्यादा, सेवरल, एक से ज्यादा। तो जब एक व्यक्ति पर एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसको जो है तो आपका मल्टीपल एफआईआर। और जीरो एफआईआर का बेसिकली मतलब ये होता है कि क्षेत्राधिकार के बाहर, तो किसी जैसे कोई अपराध हुआ है मान लो भंवरकुआ क्षेत्र में, अब भंवरकुआ क्षेत्र में कोई नेता का बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है, भंवरकुआ थाना वाला नहीं लिख रहा है, तो तुम भोपाल चले गए और भोपाल में बताया कि साहब भंवरकुआ थाना क्षेत्र में हमारे साथ ये फलाना फलाना अखबार हुआ है। जनरली जो गंभीर अपराधों में जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट लाया गया, खासकर रेप और मर्डर जैसे मामलों में, जहां पर स्थानीय लोकल नेताओं का, व्यक्तियों का दबाव की वजह से नहीं लिखते, तो फिर वहां पर दूसरा किसी भी थाने में जाकर के रिपोर्ट देते हैं, वो जीरो, जीरो एफआईआर का ये मतलब होता है वो जीरो नंबर डालता है, क्योंकि वो नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला अपराध नहीं है, तो वो जीरो नंबर डाल करके उस एफआईआर को लिखेगा, इसलिए इसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। बाद में जिस थाना क्षेत्र का वो अपराध है वो फिर पुलिस वाला इससे कोऑर्डिनेशन बना करके उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगा, और बाद में जो है तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाएंगी, इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एफआईआर में आप इतना यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्या टेलीफोन पर एफआईआर दी जा सकती है, तो देखो मना किया गया है टेलीफोन पर एफआईआर देने के लिए, क्योंकि बोला गया है कि एफआईआर लिखित होनी चाहिए, लेकिन मान सकते हैं, जो सूचना दिया है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोन पर मना करता है कि क्योंकि एफआईआर जो 154 की प्रक्रिया है, प्रोसीजर, वो क्या कहता है, रिटर्न होनी चाहिए, और टेलीफोन में दिया गया है मतलब सूचना करता भी नहीं है, तो उसके साइन वाइन भी है, तो सब जो प्रोसेस पूरी बोली गई है उस प्रोसेस की वजह से बोला गया है कि सामान्य तौर पर टेलीफोन पर एफआईआर नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस वालों को कोई गंभीर जानकारी मिलती है, इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एफआईआर के बारे में। एफआईआर में अभी रिसेंटली ही बहुत फेमस केस आया था, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ललिता कुमारी 2013 का सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस केस है, जिसमें बोल दिया गया था कि संज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखना इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारियों का अनिवार्य, ठीक है ना, मैंडेटरी ड्यूटी है, कर्तव्य है। विलंब का क्या प्रभाव होगा,
तो अवधेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, देखो डिले इन एफआईआर, तो यदि डिले है आर्टिफिशियल हो सकती है, हो सकता है उसमें जितना कोई भी घटना के तुरंत बाद तुम कोई जानकारी दोगे तो वो जेन्युइन रहेगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा दिन बीतते जाएंगे उसमें थोड़ा सा फिक्शन जुड़ता चला जाएगा, है ना, कुछ मनगढ़ंत बातें भी जुड़ती चली जाएंगी। तो इसलिए बोला गया एफआईआर में डिले नहीं होना चाहिए, और डिले डिफीट जस्टिस, तो ये काम यहाँ पर भी काम होता है। लेकिन कुछ एफआईआर में जैसे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1989 में, है ना, एफआईआर में डिले डिफीट करती है जस्टिस को, ये बोला गया था, पहले लिख लो, अवधेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में, ठीक है ना, एफआईआर में विलंब, एफआईआर में विलंब, तो अवधेश वर्सेस एमपी 1988 का केस है, 1988 का। तो इसमें यही बोला गया था कि डिले मतलब कि रीजनेबल यदि है तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो डिले डिफीट जस्टिस, एक तरह से वो नुकसान करती है, एफआईआर को फिक्शनल बनाने की तरफ ज़्यादा ले जाती है। दूसरा केस है इसमें पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1989, नेक्स्ट अगले साल केस आया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रेप जैसे मामलों में होता क्या है कि थोड़ा सा सामाजिक लोक लाज या पारिवारिक सामाजिक जो लज्जा होती है उसकी वजह से महिलाएं बता नहीं पाती हैं, ठीक है, हिम्मत नहीं कर पाती, जो भी वजह मान लो आप, सामाजिक दबाव की वजह से। तो यहाँ पर कई बार महिलाओं के साथ अगर रेप जैसे अपराध होते हैं तो बताने में उनको सामाजिक वजह से तो डिले हो जाता है, तो इसके लिए डिले पर भी एफआईआर यदि लिखाया गया है तो एक्सेप्टेबल माना गया है। और वहां पर तो एक भारत जो इंडियन सोसाइटी है उसको ध्यान में रखते हुए रेप जैसे मामलों में डिले पर जो है तो एफआईआर एक्सेप्टेबल मानी गई है, रेप संबंधी मामलों के लिए, ठीक है ना, पर्टिकुलर, हाँ, मतलब उसके लिए कोई अब ये टाइम हर मामले के फैक्ट सर्कमस्टांसेस में क्लियर होगा, ठीक है ना। हाँ, वो पहले एसपी को बोलो, फिर उसके बाद उधर चले जाओ, एसपी भी नहीं लिखे। देखो मेरी बात समझो, एफआईआर लिखने के लिए ऐसी कहानी होती, एक प्रैक्टिकली समझो, तुमने यदि थाना प्रभारी को बोला वो मना कर रहा है, तुम एसपी के पास जाओ, एसपी मना कर रहा है, तुम जज के पास जाओ, लोकल जो मजिस्ट्रेट है उसके पास जाओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो मना कर रहा है, सेशन के पास आवेदन लगाओ, सेशन मना कर रहा है, हाई कोर्ट के पास आवेदन लगाओ, हाई कोर्ट से जो है तो आप कौन सा पिटीशन, कौन सी रिट निकलवा सकते हो पुलिस वालों का एफआईआर लिखवाने के लिए, पुलिस वाला कौन है, मैंडमस, मैंडमस, ठीक है ना, तो फिर हाई कोर्ट से मैंडमस रिट निकलवाई